यह राजस्थान का मैप है और यही चैप्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है, पहला सवाल तो इसमें यही बनता है कि ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से अपन किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी, कार्टोग्राफी, मैप विज्ञान। कहते हैं ना, मतलब नक्शों के माध्यम से राजस्थान का अध्ययन करें। पढ़ते हो ना आप विज्ञापन, है ना? तो मैप विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी। और मैप का विन्यास तैयार करना क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। यहाँ इसके अपने कुछ रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स क्या है देखना। पहला कैलकुलेशन का तरीका जो है उसमें आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, लंबाई और चौड़ाई कैसे करोगे आप ये बताओ? राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है? देखो, लंबाई होती है हमेशा अप टू डाउन, लंबाई अप टू डाउन। और अप टू डाउन के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया है? अक्षांश और देशांतर बताएं। ऊपर से नीचे की ओर कौन सी खींची है? देशांतर। तो ये देखो, ये लाइन जो है ऊपर से नीचे की ओर, ये देशांतरीय स्थिति को बताती है। और ये कितना है? 826 किलोमीटर लेंथ है। लेंथ ऊपर से नीचे की ओर, या यूं कह सकते हैं कि देशांतरीय लेंथ को दर्शाती है। और चौड़ाई जो है वो किस लेंथ को दर्शाती है? अक्षांशीय। तो ये आपके सामने पड़ा है 869। ठीक है, अब ये फीता डाल के नापा है क्या ये बताओ मेरे को? तो अपने को कैसे पता चला है? किसने नापा है ये? देखो, इसके नापने के दो तरीके हैं। इसको नापने के दो तरीके हैं। एक तो होती है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। क्या है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री? का मतलब गोलीय त्रिकोणमिति। अपन जो त्रिकोणमिति पढ़ गए ना, साइन थीटा कोस थीटा, बहुत पढ़े ना अपन ने। वो किसके? समकोण त्रिभुज के पढ़े हैं अपन ने। किसके? समकोण त्रिभुज के एक समतल आकृति के पढ़े हैं। जबकि जैसे समतल आकृति या 2D आकृति के लिए त्रिकोणमिति होती है, वैसे गोले के लिए भी त्रिकोणमिति होती है। और ग्लोब क्या है? गोला ही है। तो ग्लोब के ऊपर आपको किसी चीज़ की स्टडी करनी है और उस पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं, तो आपको 2D ट्रिग्नोमेट्री की बजाय कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो एक तो इनको डिसाइड करने का तरीका गोलीय त्रिकोणमिति है। दूसरा, सूर्य की किरणों की स्टडी। सूर्य की जो किरणें हैं वो किस रफ्तार से तल पर बढ़ती है। अब सूर्य की किरणें किस रफ्तार से बढ़ेंगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? पृथ्वी की घूर्णन गति पर डिपेंड करेगा। देखो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, एक चक्कर पूरा लगाती है कितने टाइम में? परिक्रमा 1 साल में 1/4। 24 में 4 का भाग देंगे 6 घंटे, तो 365 दिन और 6 घंटे में एक राउंड पूरा करती है। तो परिक्रमण काल हो गया पृथ्वी का 365 दिन, या ये ठीक है। घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड। 23 घंटे तो लगभग 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन पूरा कर लेती है, एक घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है
कैलकुलेशन का तरीका अप्लाई करके बताता हूं। सूर्योदय की अपन बात करते हैं तो पहले किधर होता है सूर्योदय? पूर्व में। तो ये मैंने आपको बताया नॉर्थ, ये बताया आपको साउथ, ये बताया आपको ईस्ट और ये बताया है वेस्ट। ये जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और ये इधर कौन सा है? ये धौलपुर है। ठीक है, ये देखो यहां से राजस्थान का मैप शुरू होता है और यहां राजस्थान का मैप समाप्त होता है। तो यहां उस पहले वाली देशांतर और इस अंतिम वाली देशांतर का अंतर अपने को निकालना है। सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान की सीमा पर 78 डिग्री 17 मिनट से शुरू होता है और अंत में कहाँ होता है? इस जगह 69 डिग्री 30 मिनट। अब ये अंतर कितना है ये बताओ आप। इन दोनों का अंतर आपको निकालना हो तो 69 डिग्री 30 मिनट को आप ऊपर लिखोगे और उधर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये 78 डिग्री 17 मिनट को ये माइनस करना है, ये गैप आ जाएगा इन दोनों का। कितना आएगा? इनका अंतर कौन बताएगा? हैं? कर लोगे क्या गणना या रटोगे अंतर को? निकाल के बताओ, देखें सारे क्या अंतर है इन दोनों का। ऐसे ही इधर इनमें से आपको निकालना है ये अक्षांश रेखाओं की स्थिति। तो यहां देखो आपको मिलेगा 30 डिग्री 12 मिनट से विस्तार है 23 डिग्री 23 मिनट तक। कर दिया? कितना आया? 8 डिग्री 47 मिनट। ये है क्या? देखो आपको इसको पूरे को एक साथ हल करना है। जैसे सामान्यतः अपन जैसे 7 में से 0 गया 7 बचा, ऐसे करते हैं ना अपन। आपको इसको कैलकुलेशन में, क्योंकि हम हासिल किस पे लेंगे? समय की यूनिट जो है वो 60 है। जैसे 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट, 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते हैं। तो ये 17 है, नीचे वाली 30 है, ऊपर वाली संख्या छोटी पड़ गई तो जोड़ेंगे तो जनरली हासिल के लिए अपन 10 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ समय की गणना कर रहे हैं तो 60 जोड़ेंगे। इसमें आप 60 जोड़ दो तो ये 60 और 17 कितने हो गए हैं? 77। अब 77 में से 30 निकालेंगे 47, तो ये आ गया 47। अब इधर देखो एक हासिल अपन ने जोड़ी है, 60 जोड़ने का मतलब क्या है? एक हासिल जोड़ी है, तो इधर नीचे वाले में एक हासिल और बढ़ा देंगे तो 69 को कितना पढ़ेंगे? 70। 78 में से 70 गए 8 डिग्री 47 मिनट। जोड़ समझ गए ना निकालने का तरीका क्या है? ऐसे ही इधर इनका अंतर देखेंगे तो ये 12 ऊपर वाली क्या है? छोटी है। 12 में कितने जोड़ेंगे? 60। कितने हो गए? 72। 72 में से 23 निकालेंगे हैं? हैं? कितने निकालोगे? 72 में से 23 निकालोगे 49। और ये एक बढ़ा दिया 24 तो 6 डिग्री 49 मिनट। ठीक है ना? ये इस तरीके से आपको, तो देखो अक्षांशीय अंतर। अब मैं आपको बता रहा स्फेरिकल फॉर्मूले, तो जनरली हम लगभग जैसे मान लो कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं मैंने आपको बताई थी, तो देशांतर रेखाओं में क्या होता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर है। ये भूमध्य रेखा है और मान लो ये दोनों देशांतर रेखाएं हैं, ये और ये, तो इन दोनों के मध्य अधिकतम दूरी ये है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे दूरी कम होती जाएगी और दोनों ध्रुवों पे जाके सभी देशांतर रेखाएं क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो दोनों ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 0 हो जाती है और भूमध्य रेखा पर इनके मध्य अधिकतम दूरी
ठीक है। दूसरी बात देखो, तो यहां देखो बात क्या है, देशांतर रेखाओं की, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर है। ये तरबूज की सीधी धारियों की लंबाई क्या है, बराबर होती है। देशांतर, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन उनके मध्य जो दूरी है वो बदलती रहती है। मध्य दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दूरी कम होती जाती है, और दोनों ध्रुवों पर जाके सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो देखो, सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन उनकी लंबाई कम होती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे लंबाई क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग डॉटेड ही हो जाती है, बिंदुवती हो जाती है। तो देखो, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, इनकी लंबाई बदलती रहती है। और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लेकिन उनके बीच की दूरी बदलती रहती है। अब ये किस अनुपात में बदलती है, ये निकालने के लिए अपन गोलीय त्रिकोणमिति को इस्तेमाल करते हैं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। जनरली दो देशांतर रेखाओं के मध्य औसत या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी है, वो कितनी होती है, 132 किलोमीटर के आसपास होती है। कितनी औसत है ये पूरी पृथ्वी के लिए। तो देखो यहां 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है, और इसको अपन करेंगे किससे, 132 से गुणा। अब ये एडजेक्ट नहीं आएगी। एडजेक्ट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि गोले के स्लोप में अंतर होता है, लेकिन लगभग आपको मिल जाएगी 800, सीधा सीधा आ गया। लेकिन अब 32 को 8 से गुणा करेंगे तो 900 से ऊपर जानी चाहिए। ये समझ में आ गई बात। ये देखो, ये 869 तक ही क्यों रुक गई, ये विचलन जो है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आता है। तो या तो हम इस लंबाई को, जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं अपने बीच की दूरी है, और इस दूरी को अपन किससे गुणा करेंगे, 132, और उसमें से माइनस वो विचलन कर देंगे, प्लस माइनस। तो या तो ऐसे निकालेंगे, या फिर दूसरा तरीका है सूर्य की किरणों को कैलकुलेट करके। तो जैसे सूर्य यहाँ है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है। देखो सूर्य फिक्स है अपनी जगह, पृथ्वी जिस रफ्तार से घूमती है वो समान है 24 घंटे के लिए। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 132 किलोमीटर की दूरी होती है, और उस 132 किलोमीटर की दूरी को सूर्य कितने मिनट में पार कर लेता है, 4 मिनट। कितने मिनट में, 4 मिनट में पार कर लेता है। तो देखो यहां सबसे पहले कहां सूर्योदय हुआ, धौलपुर में, और सबके अंत में जैसलमेर की सीमा पर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे पहले जिस स्थान पर सूर्योदय होता है और सबसे बाद में जिस स्थान पर सूर्योदय होता है, उनके बीच कितना समय अंतराल हो सकता है, उनके बीच कितना समय अंतराल हो सकता है। तो देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टडी करवा रहा था टेम्परेचर की। टेम्परेचर का अध्ययन किससे किया था, अक्षांश रेखाओं से। और टाइम की स्टडी करेंगे देशांतर रेखाओं से। देशांतर टाइम का मतलब है, चाहे आप घड़ी में बजे की बात करो, चाहे वार की बात करो, चाहे तारीख की बात करो। समय का मतलब समझ गए ना, वार, तिथि और घड़ी का टाइम, ये सब किससे संबंधित है, समय से संबंधित। तो टेम्परेचर की स्टडी अक्षांश रेखाओं से करते हैं, और समय की स्टडी किससे करते हैं, देशांतर रेखाओं से। तो देशांतर रेखाएं ऐसे खड़ी हैं, इसका मतलब यह है कि हम इधर से इधर चलेंगे तब जाके इन खड़ी लाइनों की स्टडी करेंगे, तब अपने को टाइम का पता चलेगा। अब देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। अब आपसे मैंने पूछा है कि धौलपुर के पहले छोर पर सूर्योदय में और जैसलमेर के अंतिम छोर पर सूर्योदय में कितना समय अंतराल होगा, कितना समय अंतराल होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे। देखो, अब इसमें भी थोड़ा सा आपको मैथ्स का ध्यान रखना है।
8 डिग्री 47 मिनट, और मिनट के आगे कई बार टाइम में सेकंड भी आ सकते हैं, कोई भी, तो सेकंड के ऊपर 2 कॉमा लगी हुई मिलेंगे आपको। ठीक है। अब 8 डिग्री 47 मिनट को हमें किससे गुणा करना है? 4 से, क्योंकि ये 8 पूरी देशांतर रेखाएं और 47 मिनट। तो देखो 8 डिग्री है, 1 डिग्री को कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो 8 गुणा 4 बराबर 32 मिनट, तो सीधे सीधे आ गए। अब मिनट कितने बच गए? 47 मिनट। इस 47 मिनट का हिसाब दूसरे तरीके से करना आपको। कैसे करोगे? चूंकि देखो, चूंकि अब अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो यहां 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब अपन यहां क्या ले सकते हैं? 60 मिनट ले लिया। 1 डिग्री को 60 मिनट में ले लिया, इसलिए 1 मिनट, ये अपने को किसको करना है? 47 मिनट को करना है। तो इसको ऐसे लेंगे, चूंकि 60 मिनट को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। टाइम निकालना है अपने को, तो राइट हैंड की तरफ इसको रखेंगे, इसलिए 1 मिनट को पार करने में लगेगा 4/60। इसलिए कितने मिनट को? 47 मिनट को पार करने में। तो इसको अपन किससे गुणा करेंगे? 47 से। ठीक है। तो देखो, बहुत लगभग अप्रोक्सीमेट उत्तर आपको इससे मिल जाएगा। इसको आप काटेंगे तो कितना आ गया? 15। 15 का भाग देंगे 45 में, तो ये आ गया 3 मिनट। पूरा पूरा कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो देखो 32 मिनट तो ये था, और 3 मिनट ये आ गया। 32 और 3 35 मिनट पूरा आ गया। अब आगे जो आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि मसाला पूरा हो गया। 15 × 45, बच गए 2। आगे अपन काल्पनिक 0 लगाएंगे सेकंड निकालने के लिए। 20 में 15 का भाग जाएगा 1 बार, 15, फिर बचे 5, 0, 3। 35 मिनट 13 और 14 सेकंड में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहां सूर्योदय होने में और यहां सूर्योदय होने में अंतर कितना मिलेगा? 35 मिनट। कई बार बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल ऑप्शन दे देते हैं, लगभग आधा घंटा, लगभग 35 मिनट, लगभग 40 मिनट, लगभग 45 मिनट, ऐसे भी लिख देते हैं। 5-5 मिनट का अंतर भी दे सकते हैं। तो देखो, कुछ किताबों में जो टाइम दिया हुआ मिलेगा वो लगभग आधा घंटा दिया हुआ मिलेगा आपको। जिस किताब में कैलकुलेशन की हुई नहीं है उसमें आधा घंटा मिलेगा। तो सामान्यतः आधा घंटा हम मानते हैं, लेकिन जब 5-5 मिनट का अंतर दे दें तो आपको लगभग आधा घंटा का मतलब 30 मिनट हो गया। जैसे 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, तो आप क्या मानोगे इसमें? 35 मिनट। लगभग 35 मिनट का गैप होता है इसमें। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो ध्यान में रखनी है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। दोनों शब्द पढ़े हैं ना? अरे सामने आए क्या दोनों? देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, इनकी तुलना करवा लेते हैं। इनमें थोड़ा सा देखना, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है ये विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कंपैरिजन होता है, और स्थानीय समय जो होता है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए हो सकता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए हो सकता है। जैसे नक्शे में राजस्थान का क्षेत्र चुना है तो राजस्थान के लिए स्थानीय समय हो जाएगा। सीकर का नक्शा चुना है तो सीकर के लिए स्थानीय समय हो जाएगा। शेखावाटी के तीनों जिलों को एक साथ चुना है तो शेखावाटी के लिए स्थानीय समय हो जाएगा। हाड़ौती के लिए चुना है
तो हाड़ौती के लिए हो जाएगा, एक पंचायत समिति को चुना है तो एक पंचायत समिति के लिए हो जाएगा। स्थानीय समय किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए डिसाइड किया जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है वो विश्व और राष्ट्रों के बीच की जो घड़ियां हैं उनको डिसाइड करता है। क्लियर हो गई बात? तो देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जिस किसी भी क्षेत्र के लिए, समझने वाली बात, दुनिया के जिस किसी भी क्षेत्र के लिए हम समय का निर्धारण करते हैं, तो समय का निर्धारण कौन सी रेखाओं से करते हैं? देशांतर से। तो पहली बात तो यह कि उस नक्शे के ऊपर अपन उस कल्पित रेखाओं में से कौन सी रेखा की बात करेंगे? देशांतर की। कौन सी देशांतर रेखा की बात करेंगे? कौन सी देशांतर रेखा की बात करेंगे? तो जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए समय हम डिसाइड करना चाहते हैं उसके नक्शे के बीचों बीच गुजरने वाली, उसके नक्शे के बीचों बीच गुजरने वाली, जैसे सीकर के लिए स्थानीय समय डिसाइड करना चाहते हैं तो हम कौन सी देशांतर रेखा को डिसाइड करेंगे? जो सीकर के नक्शे के बीचों बीच गुजरती है। राजस्थान के लिए अपन स्थानीय समय की बात करना चाहते हैं तो राजस्थान के नक्शे में जितनी देशांतर रेखाएं कल्पित हैं उनमें से एकदम एडजस्ट बीच में से कौन सी जाती है? जैसे आपसे मैं अभी ये पूछूं कि कौन सी देशांतर रेखा है जिससे राजस्थान का स्थानीय समय डिसाइड किया जाएगा? पढ़ा क्या कहीं ऐसा है? देखो, अभी अपन कर रहे थे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इधर देखना, 8 डिग्री 47 मिनट, ये देशांतरीय रेखाओं का अंतर है। ठीक है, अब इधर वाली ये है, उधर वाली वो है, ये 69 डिग्री 30 है और उधर वाली कितनी है? ठीक है, अब देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 डिग्री 47 मिनट है। पहले हम इसका आधा कर दें, पहले हम इसका, ये दूरी 8 डिग्री 47 मिनट है, पहले हम इसका आधा कर दें, तो चाहे तो इसमें आधा जोड़ दें और चाहे उधर वाले में आधा बढ़ा दें, वो लाइन राजस्थान के बीचों बीच जाएगी और वही राजस्थान की स्थानीय समय निर्धारक होगी। तो देखो क्या होगा, ये हो गया 8 का आधा हो गया 4 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड, हो गया क्या आधा? सही है क्या? 8 डिग्री का आधा 4 डिग्री, 47 का मिनट करें तो 23.5 हो गई भाई। 47 मिनट को अपन बांटें तो कितने मिनट हो गई? 23.5। तो 23 और ये 30 सेकंड का मतलब क्या? आधा मिनट ही है। तो देखो 4 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड, ये चाहे तो आप इसमें जोड़ दो और चाहो तो आप उसमें से घटा दो, वो लाइन बीच। अब तो देखो इसमें जोड़ देते हैं अपन, कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखो अपने को 4 डिग्री तो इसमें जोड़ने हैं, 23 मिनट इसमें जोड़ने हैं और 30 सेकंड इसमें जोड़ने हैं। ऊपर यहाँ 0 0 है ही, तो सेकंड कितने आ गए? 30 सेकंड। ये 30 और 23 कितने हो गए? 53 मिनट। और ये 69 में 4 जोड़ेंगे 73 डिग्री। ये राजस्थान की स्थानीय स्टैंडर्ड टाइम लाइन आ गई है। समझ गया? राजस्थान का स्थानीय समय निर्धारित करना है तो मैंने आपको बताया कि उस देशांतर रेखा को हम सबसे पहले, कल्पनाएं हैं तो गणना करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले तो पहले वाली और अंतिम वाली के बीच का अंतर 2 का भाग देके उस नक्शे के बीचों बीच वाली निकालने के लिए या तो बड़े वाली संख्या में से निकाल दो या छोटे वाली में जोड़ दो। तो राजस्थान का स्थानीय समय निर्धारित करने वाली लाइन जो है या देशांतर रेखा जो है वो कौन सी है? 73 डिग्री 53 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे इससे? तो देखो, कोई भी मानक समय या स्थानीय समय निर्धारित करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ अपन ने इस लाइन की कल्पना की है, तो ठीक इसके ऊपर सीधी लाइन में जब सूर्य आएगा तब ये मानेंगे कि दिन के 12 बजे। टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो, जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए स्थानीय या मानक समय को हम निर्धारित करते हैं, उस देशांतर रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है उस समय को हम ये मानते हैं कि दिन के 12 बजे। ठीक है, तो खाली राजस्थान के लिए स्थानीय समय निर्धारित करें तो इस देशांतर रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकेगा उस समय को हम राजस्थान के लिए 12 बजा हुआ मानेंगे
और वो हिंदुस्तान के 12 बजे से अलग होगा और विश्व के 12 बजे से अलग होगा, क्योंकि हमने इसकी रेंज क्या बना ली, राजस्थान के नक्शे को बना ली। ऐसे ही शिखर के बीचों बीच जो देशांतर रेखा जाती है उस पर सूर्य सीधा कब चमकेगा, उस टाइम को हम दिन का 12 बजा हुआ मानेंगे। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए मानक या स्थानीय समय निर्धारक रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है तो उस समय हम ये मानकर चलते हैं कि दिन के 12 बजे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये एक डाटा आपको ध्यान में रखना है, 73, 53, 30, 73 डिग्री 53 मिनट 53 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। अब देखो वर्ल्ड का मैप आप देखोगे तो विश्व के नक्शे में बीचों बीच कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, 0 डिग्री। विश्व के नक्शे के बीचों बीच कौन सी गुजरती है, 0 डिग्री। तो विश्व का और वो रेखा जो है वो लंदन शहर जो है इंग्लैंड की राजधानी है, उसके पास में एक वेधशाला है ग्रीनविच, वो एकदम ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से गुजरती है, जहाँ इस टाइम की स्टडी के लिए बहुत बड़ी वेधशाला है। ठीक है ना? हाँ, तो उस वेधशाला के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है उस समय हम ये मानते हैं दुनिया के 12 बजे। ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है तो हम ये कहते हैं कि विश्व के 12 बजे। ठीक है। राजस्थान भारत की बात करें तो भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ये राजस्थान की है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? ये इलाहाबाद के पास से गुजरती है। ठीक है। तो 82.5 डिग्री का मतलब हो गया ये 82 डिग्री और 30 मिनट। इसको ऐसे लिख दो, चाहिए कि बात आधा का मतलब 30 होता है टाइम में। ठीक है ना? तो ये भारत का स्थानीय समय निर्धारित करती है। ऐसे ही विश्व के लिए 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। ये उस वेधशाला की वजह से, तो ग्रीनविच रेखा से हम विश्व का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गई बात? तीनों चीजें आपके सामने हैं। राजस्थान के लिए स्थानीय समय इससे डिसाइड, भारत के लिए इससे, और विश्व के लिए इससे। अब क्या होता है, पिछले कुछ सालों से कैलकुलेशन बेस्ड सवाल हर 2-3 एग्जाम छोड़ के भूगोल में एक प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत के स्थानीय समय में और विश्व के मानक समय में क्या अंतर है, भारत के स्थानीय समय में और विश्व के मानक समय में क्या अंतर है। तो देखो, ये मान लो कि ये नक्शा राजस्थान का नहीं है, एक बार ये मान लो कि भारत का है। ठीक है ना? और सॉरी, विश्व का। और विश्व के नक्शे के बीचों बीच जो जा रहा है वो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है। कितनी है? 0 डिग्री। और भारत इधर है, ये मान लो कि ये भारत है, और भारत के बीचों बीच जो लाइन जा रही है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इसके इधर जो है ये क्या है, पश्चिमी देशांतर है। क्या है? पश्चिमी देशांतर है। क्लियर हो गई बात? तो देखो, सबसे पहले जैसे जापान को अपन सूर्योदय का देश कहते हैं, जापान को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। और जापान के बीचों बीच जो लाइन जाती है वो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 135 डिग्री। जबकि मैं तो पूर्व और पश्चिम में, थोड़ी देर पहले आपको 179 बता रहा था कि 179 पूर्व में और 179 पश्चिम में। तो फिर ये 135 पर जो जापान आता है इसी को सूर्योदय का देश क्यों कहते हैं? तो बाकी महासागर है, बाकी देशांतर रेखाओं के नीचे क्या है, मतलब महासागरों के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर जापान है, और जापान की राजधानी टोक्यो के ऊपर से जो जापान की स्थानीय मानक समय निर्धारक रेखा गुजरती है वो कितनी है, 135। ठीक है। अब देखो, मैंने यहां से 0 से शुरू किया था पूर्वी देशांतर में, 1, 2, 3, और ये भारत वाली 82.5 डिग्री, और फिर ये जापान वाली 135, ऐसे आती है। तो जो जितना राइट हैंड की तरफ होगा जो स्थान नक्शे में देखना है, लेकिन राइट हैंड का मतलब क्या है, सिर्फ इस लाइन से। अब सूर्य इधर आएगा,
ठीक है। और उच्च और निम्न का मतलब क्या होता है? निम्न का मतलब होता है छोटी संख्या और उच्च का मतलब होता है बड़ी संख्या। तो देखो मैं यहां से कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे यह है निम्न पूर्वी देशांतर, क्योंकि अपन 0 से 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे। और इधर जो है यह है उच्च पूर्वी देशांतर, फिर ये निम्न पश्चिमी देशांतर होंगे यहां, और यहां उच्च पश्चिमी देशांतर होंगे। अब देखो सूर्योदय का क्रम क्या है। सूर्योदय सबसे पहले उच्च पूर्वी देशांतरों में होगा। जैसे 135 और 182 की बात करें तो पहले 135 पे होगा या 82 पर। पिंकी सीधी बैठ, ठीक है। फिर आएगा उच्च पूर्वी देशांतर के बाद में आएगा निम्न पूर्वी देशांतर पर, फिर निम्न पश्चिमी देशांतर पर, क्योंकि इधर जो संख्या 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे अपन वापस हर तरफ यहां से 0 से शुरू करेंगे। और फिर किस में होगा? उच्च पश्चिमी देशांतरों में। समझ आ गई बात? अब जैसे इनमें भी ये दे दिया कि जैसे 135 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ये दे दिया 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो देखो निम्न में से कौन से स्थान पर सबके बाद में सूर्योदय होगा? ये 4 ऑप्शन रख दिए मैंने इसके ऊपर। उच्च का मतलब 150, समझे ना आप? तो पहले उच्च पूर्वी, फिर निम्न पूर्वी, फिर निम्न पश्चिमी, फिर उच्च पश्चिमी। कारण क्या है? मतलब इन दोनों लाइनों को कैलकुलेशन चारों दिशाओं में 0 से यहीं से शुरू करेंगे अपन नक्शे की, ठीक है। तो विश्व का टाइम कैलकुलेट, तो इस ग्रीनविच रेखा के ऊपर सीधा सूर्य जब चमकेगा उसे हम ये कहेंगे कि पूरे विश्व में दिन के 12 बजे, 12 रात को भी बजते हैं, दिन के 12 बजे, ठीक है। अब यहां से काउंट करेंगे तो आपसे कोई जैसे ऐसे पूछे कि विश्व के स्टैंडर्ड टाइम में, विश्व के स्टैंडर्ड टाइम में और राजस्थान के भारत के स्थानीय समय में कितना अंतर है, कितना अंतर है? तो देखो यहां 12 बजेंगे और यहां इस पर होगा तो स्थानीय समय में 12 बजेंगे। 0 और 82.5 के बीच में कितना अंतर हो गया? ये डिग्री में है, कितना है? डिग्री में है। तो देखो पहले तो अपन मिनट में काउंट करेंगे। 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो ये देखो 82.5 डिग्री को आप 4 से गुणा करेंगे तो ये अंतर किस में आ जाएगा? मिनट में। तो 82.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1/2 को उड़ा दो, 82 को 4 से गुणा करो आप, 82 को 4 से गुणा करोगे तो 328 आ गया क्या है? 328 और आधा का 2 और जोड़ दो 330, ये 330 मिनट हो गया। 330 मिनट, अब इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 6 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। मतलब विश्व के स्टैंडर्ड टाइम में और भारत के स्थानीय समय में 5.5 घंटे का अंतर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? भारत का स्थानीय समय विश्व के स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है, पूर्व में टाइम आगे चलेगा। विश्व के स्टैंडर्ड टाइम से भारत का स्थानीय समय 5.5 घंटे आगे चलता है। इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि विश्व का स्टैंडर्ड टाइम भारत के स्थानीय समय से 5.5 घंटे पीछे चलता है। दोनों बात एक ही है, पश्चिम में होगा वो पीछे चलेगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही कई बार क्या होता है कि आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। उसमें दे दिया कि यदि जापान की राजधानी, यदि जापान की या फिर इससे भी दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पाकिस्तान का स्थानीय समय, आया हुआ सवाल ही बता रहा हूं, जापान वाला तो मैंने बोल दिया। यदि पाकिस्तान का स्थानीय समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से डिसाइड होता है, कितने डिग्री से? 75 से। तो देखो भारत वाला यहां है तो पाकिस्तान वाली लाइन को किधर खींचूं? इस लाइन के इधर, क्योंकि इधर तो संख्या बढ़ेगी, 82.5 से 179 की तरफ जाएंगे। ये पाकिस्तान की स्थानीय, अब देखो पाकिस्तान वैसे भी भारत की किधर है? पश्चिम में है। पाकिस्तान का 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से डिसाइड होता है और भारत का 82.5 से।
तो पहले तो ये बताओ कि इनमें अंतर कितना हो गया, कितने डिग्री का? 7.5 डिग्री का अंतर हो गया। 7.5 डिग्री के अंतर का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब एग्जैक्ट आधा घंटा। तो यूं कह सकते हैं कि भारत का समय पाकिस्तान से आधा घंटा आगे चलता है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधा घंटे पीछे चलता है। या भारत और पाकिस्तान के जो स्थानीय समय है उनमें अंतर कितना है? आधा घंटे का अंतर है। क्लियर हो गई बात है? जापान वाली तुलना करवाएं तो देखो 135 और 82.5 में कितना अंतर है? 135 और 82.5 में कितना अंतर है? 17 और ये 52 और 52.5, 52.5 देशांतर का अंतर है जापान की लाइन में और भारत वाली लाइन में। अब 52.5 को अपन किस से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? ये 208 और 2 जोड़ेंगे 210 मिनट हो गए। 210 मिनट को आप किस से डिवाइड करोगे? हैं 60 से, ठीक है। तो ये 36 18 3 बच गए, ये लो 3.5 घंटे का अंतर आ गया। तो यूं कहेंगे कि जापान का समय भारत के समय से 3.5 घंटे आगे चलता है क्योंकि जापान भारत के पूर्व में है। या यूं कह सकते हैं कि भारत का समय जापान के समय से 3.5 घंटे पीछे चलता है। आपको देशांतर रटने की जरूरत नहीं है। अगर कृत्रिम सवाल दिया जाएगा तो माना कि पाकिस्तान की स्थानीय समय निर्धारक रेखा ये है, चाइना की स्थानीय वो दी जाएगी, डिजिट दी जाएगी, आपको कैलकुलेशन करना है, कर लोगे ना? चाहे राजस्थान का करें, चाहे भारत का करें, चाहे विश्व का करें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगली चीज जो है आप देखोगे यहां ये राजस्थान का नक्शा है, उसमें तिथि का कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। समय में अपन ने मिनट सेकंड और घंटे की कैलकुलेशन का तरीका देख लिया कैसे करना है। अब आपको निर्धारित करना है डेट को। डेट का मतलब क्या है? या तो तारीख आपसे पूछी जा सकती है, या तो आपसे तारीख पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है वार। डेट में दोनों चीजें आती हैं, तिथि में वार भी आता है और तिथि में दिनांक भी आता है। डे को ये डिसाइड करते हैं। तो देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को, जिसके आगे पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं दिखाएंगे। तो देखो टाइम की कैलकुलेशन किससे करते हैं? 0 डिग्री देशांतर से। और डेट की कैलकुलेशन किससे करेंगे? 180 डिग्री देशांतर से करेंगे। समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे मैंने अब पहली बात तो देखो, विश्व का मैप आप जब देखोगे तो विश्व के मैप में आपको ये रेखा कहां से मिलेगी? तो देखो उधर, जैसे ये एशिया महाद्वीप का नक्शा है और एशिया महाद्वीप के इधर थोड़ा सा टुकड़ा अमेरिका का दिखाया हुआ मिलेगा विश्व के नक्शे में ऐसे, और इधर अमेरिका का नक्शा पूरा हो रहा है तो इधर थोड़ा सा हिस्सा किसका दिखाएंगे? एशिया का, क्योंकि ये वापस उधर जाके जुड़ जाएगा। भाई जब उसको फोल्ड कर दोगे आप मैप को तो क्या बन जाएगा? गोला, ठीक है ना। तो ये क्या है? देखो एशिया और अमेरिका महाद्वीप के संधि स्थल पर, ठीक है, ये जो जल संधि है इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये इसके बिल्कुल पैरेलल निकलती है ऐसे, मतलब इसके और इसके बीच में दूरी हर स्थान पर बराबर है। तो बेरिंग जल संधि के समानांतर कौन सी देशांतर रेखा निकलती है? 180 डिग्री। या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस जल संधि के पैरेलल निकलती है? बेरिंग जल संधि के पैरेलल निकलती है। मैंने ग्लोब की सारी लाइनें सीधी बताई हैं सिवाय किसके? 180 के। ये 8 जगह से पूरे नक्शे में ऐसे जिगजैग, तो कितने स्थानों से मुड़ी हुई? 8 स्थानों से मुड़ी हुई। ऐसा कल्पना है, कोई लाइन तो है ही नहीं कि हमने कल्पना कर ली कि शायद ऐसे ऐसे मुड़ जाए, तो पूरी दुनिया के कैलेंडर में सिमिलरिटी आ सकती है। मतलब विश्व का कैलेंडर या विश्व में तिथियों या वारों का वितरण ठीक से हो सके, उसको हम समझ सकें, इसके लिए हमने कल्पना कर ली कि 180 डिग्री देशांतर वो कितने स्थानों से मुड़ी हुई है?
8 स्थानों से मुड़ी हुई कल्पित की है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके इधर पश्चिम है और इसके इधर पूर्व है। समझना इस बात को, पूर्व में एक डेट आगे चलेगी। भाई टाइम का तो 4-4 मिनट से अपन करते जाएंगे, टाइम बजाने हैं तो दिन रात की कोई लिमिट नहीं है। अब दिन रात का फैसला तो ये करेगी अब डेट का। तो इधर देखो, मान लो 1 तारीख है, या मान लो कि इधर 5 तारीख है, तो इधर क्या लिखूं है? चार। अरे इन्हन सूर्य पहले उगसी, वही तारीख लेके आसी, तो पूर्वी देशांतर में एक तिथि या एक बार आगे चलता है। ठीक है, इधर 5 तारीख है तो इधर 4 तारीख हो गई। ठीक है, इधर रविवार है तो इधर क्या होगा? शनिवार, एक दिन पीछे होगा। सप्ताह की शुरुआत किस वार से होती है? रविवार से। फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या है? रविवार। वीक का पहला कोड जो है किस दिवस को दिया गया है? रविवार को। सप्ताह की शुरुआत रविवार से होती है, सोमवार से नहीं होती है, इसीलिए शनिवार को वीकेंड बोलते हैं। अब देखो, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप सब जानते हो भाई, इधर सूर्योदय पहले होगा। अब सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि एग्जाम में आने वाला एक आदमी इधर से इधर 180 डिग्री देशांतर को चलकर पार करता है। वो पैदल चले, गाड़ी से चले, लड्डी से जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करता है, तो उसे एक डेट आगे की मिलेगी। उसे एक डेट आगे की मिलेगी। जैसे मैंने बताया 4 तारीख है, ये इधर क्रॉस कर रहा है, तो इधर घुसते ही उसको कौन सी तारीख मिलेगी? 5। थोड़ी सी टाइट हो जा, नींद कोशिश करे तो मन में रहे, सफलता मिलेगा नेट है। ठीक है, और इधर से इधर जाएगा तो वो इधर क्या छोड़ गया है? रविवार छोड़ गया है, इसे यहां क्या मिलेगा? शनिवार मिलेगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे सवाल में पूछा जो जाता है वो अब बता रहा हूं। 180 डिग्री देशांतर पर सूर्यास्त के साथ, 180 डिग्री पर सूर्यास्त के साथ, तो देखो इधर का सूर्यास्त होगा तो इधर सूर्योदय होगा। बस एक पल का ही तो फर्क होता है, 1 सेकंड का ही। तो 180 डिग्री पर सूर्यास्त के साथ कोई आदमी इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो देखो सूर्यास्त के साथ का मतलब क्या है? वो उसके इधर कदम बढ़ाने से पहले इधर 5 तारीख थी और इधर कितनी थी? 4 तारीख थी। जैसे इधर कदम बढ़ाएगा, इधर का सूर्यास्त हो गया, तो इधर क्या तारीख हो गई? 6। और इधर क्या छोड़ कर आया था? 4। मतलब वो आदमी 5 तारीख के दर्शन नहीं करेगा। समझ में आ गई क्या बात? नहीं आई तो बता देना। वो आदमी जैसे 4 छोड़ के आ रहा है, सूर्यास्त के साथ इसको क्रॉस करेगा तो इधर 6 हो जाएगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस लाइन के ऊपर सूर्यास्त के साथ इसको क्रॉस करेगा तो डेट में +2 हो जाएगा। चाहे वो वार गिन लो, चाहे अगर इधर शनिवार छोड़ के आ रहा है, पहले से यहां रविवार था, तो ये रविवार नहीं देखेगा, क्या मिलेगा इसको? सोमवार मिलेगा। एक जंप हो जाएगा, जस्ट अगला नहीं मिलेगा। इधर सूर्य के साथ साथ या सूर्यास्त के साथ साथ कदम बढ़ा रहा है, तो क्या है? ये इधर रविवार छोड़ के आ रहा है और साथ भी रविवार ही लेके आएगा। तो इस सिचुएशन में अंतर क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आई? पहले इधर से इधर आ रहा था, समझ में आ गया? अब इधर से इधर आएगा। इधर तारीख कितनी है? 5। इधर तारीख कितनी है? 4। अब जैसे ये कदम सूर्य के साथ इधर बढ़ाएगा तो यहां तारीख कितनी हो जाएगी? 5। और पीछे भी कितनी छोड़ के आया था? 5।
मतलब जो पीछे छोड़ के आएगा वो ही आगे मिलेगा। कब? जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, तो ये अंतर क्या हो जाएगा? 0। तो 3 बातें हैं। देखो, सामान्यतया 180 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर एक तिथि आगे और पश्चिम की ओर एक तिथि पीछे चलती है। लेकिन जब कोई आदमी सूर्य इस रेखा पर सूर्यास्त के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसे 2 तिथि आगे की मिलेंगी। और यदि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्यास्त के साथ क्रॉस करता है तो उसे पश्चिमी देशांतर में वही तिथि मिलेगी जो वो पूर्वी देशांतर में छोड़ के आता है। ये सवाल पूछते हैं इसमें। हो गया क्या? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो देखो, ये ऐसी बहुत सारी चीजें, थोड़ा बहुत आप जैसे 50% चीज जानते हो, फिर कोई नई कंडीशन क्रिएट होगी तो आराम से एडजस्ट कर लोगे। अगर समझी हुई बात है तो ऐसी कोई बात मैंने ये नहीं करा कि जो भाषा बोल रहा हूँ वही आएगी। लैंग्वेज अगला बदल सकता है लेकिन उसका मर्म वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, शब्दों को थोड़ा ठीक से आपको पढ़ना है, ठीक है ना? ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे ये राजस्थान का मैप है, ये आपके सामने दिख रहा है। इसमें सब चीजें जो मैंने समझाई उनमें कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी चीज है। अब जो पीछे आपको चीजें मैंने बताई है ना, वो सारी चीजें अप्लाई करके देखो। देशांतर और अक्षांश वाली, टेम्परेचर की, वनस्पति की, पेड़ पौधों की, जलवायु की, हैं सारी चीजें, रबड़ की, फलों की, सब लागू हो जाएंगी इसके ऊपर। हाँ, कौन बोला? तू जैसे तो आवाज किसने लगाई? क्या? कौन सा? अरे बहुत बावली भाई। ये मान ले सीधी सीधी है, 180 डिग्री है। ये मुड़ा हुआ आप याद रख लोगे। इधर क्या है? सोमवार है। इधर क्या है? रविवार है। इधर वाला एक डे आगे होगा, ठीक है ना? अब इधर से इधर आएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लाइन को ये आदमी इधर से तब क्रॉस करेगा जब इसके साथ साथ सूर्य पश्चिमी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। तो ये आदमी भी उसी टाइम आगे आ रहा है जिस टाइम सूर्य इसके साथ आ रहा है, ठीक है? तो यहां पहले क्या था? रविवार, ठीक है? और इधर क्या है? सोमवार। तो वो अपने साथ वही तो लेके आएगा जो उसके साथ पीछे है। भाई, इसका एक पांव यहां है, दूसरा पांव यहां है। इसी टाइम सूर्य इधर आ रहा है तो इधर पीछे क्या बार छोड़ के आया है ये? तो इधर भी क्या लेके आएगा? सोमवार ही लेके आएगा। समझ में आ गई बात? मतन पहली के दी तने नींद आवे, दाल पकेगी। अब नहीं आ रही है लेकिन वो चीज अब तेरे दिमाग में बैठ गई। गलत बातें अक्सर जल्दी बैठती हैं दिमाग में, ठीक है ना? दोबारा देख, अभी देख, मान ले यहां 5 तारीख है तो यहां कितनी होगी? 4। अब सूर्य तो इधर से इधर ही आएगा, पूर्व से पश्चिमी, ठीक है? कोई आदमी सूर्य के सामने इस लाइन पर सूर्यास्त के साथ इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये पीछे कितनी तारीख छोड़ के जा रहा है? इधर कितनी है? 5। लेकिन जब वो इसको क्रॉस करेगा तब तक यहां अगली तारीख सूर्य की किरणें क्रॉस कर जाती हैं। AM PM लिखती है कि नहीं लिखती? अब रुक जा, थोड़ी देर बाद में बाहर बैठ के बात करेंगे, अब नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना? अलग से, क्योंकि वो फिर क्लास जो देखोगे वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? ये चीज अब देखो, ये नक्शा आपके सामने है। सारी चीजें जो मैंने अब तक पढ़ाई है उसको इस नक्शे पर अप्लाई करके देखोगे, सारे सवाल हो जाएंगे। हैं? ताप वितरण, औसत वार्षिक ताप, वनस्पति की स्थिति है, या फिर पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, बायोडाइवर्सिटी की। तो राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी कौन से जिलों में ज्यादा है? दक्षिणी जिलों में ज्यादा है। समझ में आ गई बात?
तो यहाँ ये सारी चीजें इस मैप के ऊपर, अब आपको किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का मैप दिया जाए, सब चीजें उसके ऊपर अप्लाई हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखो, नहीं है क्या? ये देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें? हैं? भौतिक प्रदेश है। ठीक है ना? अब इससे मैं एक चीज का फैसला करूंगा कि अपने पांव के नीचे जो जमीन है वो किससे बनी है। तो इसके लिए आप लोगों को पेंजियास थ्योरी पढ़ाई गई है, सबने पढ़ी होगी शायद, है? मतलब ये सृष्टि जो बनी है वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार समझाई जाती है। बिग बैंग सिद्धांत इटालियन भूगोलवेता लेमेत्रे की देन है। सुनना है? अब चाहे राजस्थान हो, चाहे सिक्कर हो, चाहे भारत हो, चाहे एशिया हो, चाहे वर्ल्ड हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या बताया उसने पेंजिया थ्योरी में? इस पेंजिया थ्योरी को मैं आपको समझा रहा हूं, या इससे भी पहले मैं आपको बिग बैंग नाम बता रहा हूं। बिग बैंग सिद्धांत, जिससे किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया गया है। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे मान्य किसको है? मान्यता सबसे ज्यादा किसको है? बिग बैंग सिद्धांत को है। ये इटालियन या इटली के भूगोलवेता किसकी देन है? लेमेत्रे की देन है। किसकी देन है? तो लेमेत्रे ने क्या बताया? लेमेत्रे ने ये बताया कि किसी जमाने में एक नेबुला नाम का तारा था। आगे क्या बात समझ में? अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तारे में आफरा आता जाएगा और एक दिन जाके फट जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये ठीक ऐसे है जैसे ये टब है, पानी का टब है और उसके अंदर एक स्पंज की गेंद तैर रही है, और उस स्पंज की गेंद में दरार आ जाती है, मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं। सोचना, देखो मैं आपकी भूगोल की किताबों से भी आगे जा रहा हूं, भूगोल की किताबों में जो लिखा हुआ है उससे भी आगे जा रहा हूं मैं। यहां ये टब है और स्पंज की गेंद को अपन बैट से मारेंगे, मान लो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ठीक है, तो वो टुकड़े भी तो पानी के ऊपर ही तैरेंगे। ऐसे कितने टुकड़े हो गए? 7 टुकड़े हो गए। क्या बन गए? 7 महाद्वीप। आज भी पृथ्वी का अध्ययन अपन करते हैं, उसमें महाद्वीप और महासागर, अर्थ का मतलब खाली भूखंड से नहीं है। पृथ्वी के अध्ययन में महाद्वीप प्लस महासागर, ये देखना, महाद्वीप प्लस महासागर, इन दोनों की मिलाकर स्टडी हम कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? पृथ्वी बन रही है। क्या बन रही है? ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये 71% है और ये 29% है। समझ आ गई बात? अब क्या हुआ, जैसे उस स्टार में विस्फोट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि उसका संघनित पार्ट जो है, न्यूट्रॉन स्टार या जो चट्टान थी, वो एक महासागर के ऊपर गिरी, जिसको हम पेंजिया कहते हैं। फिर उस पेंजिया में दरारें आने से क्या बन गए? 7 महाद्वीप बन गए। समझ में आ गई बात? क्या बन गए? 7 महाद्वीप बन गए। क्लियर हो गई बात? अब यहां देखो विश्व भूगोल में क्या है, पानी में, पानी के टब में स्पंज की गेंद के टुकड़े हम डालेंगे, क्या वो हमेशा अपनी जगह फिक्स रहेंगे? तैरेंगे। ये स्पंज की गेंद के टूटे हुए टुकड़े की तरह हैं जो तैर रहे हैं, मतलब इनके बीच जो गैप है वो कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में हलचल अभी बंद नहीं हुई है।
अभी इन फ्यूचर हम 8 महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। सोच रहे हो क्या आप? हैं? कैसे? अफ्रीका के भूगर्भ की चट्टानों में स्लाइडिंग हो रही है, और जैसे ही टूट कर अलग अलग हो गया तो एक भूखंड और तैयार हो जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ जब आप पढ़ोगे तो 8वां महाद्वीप बनने का संकेत है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन एशिया में भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं, और भारत के भीतर किसकी स्थिति पढ़ रहे हैं? राजस्थान की। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, देखो वो ये है, 3 शब्द आपको मिलेंगे। अंगारा लैंड है, फिर आप लिखेंगे 33 सागर। तू कह दे से जगह लिख दे से मन आवा थोड़ा ही है? मैं तो तारा चेहरा देख देख कर याद करूं गेल की बात। गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अभी अपन बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा अभी अपने आप ही। ये वर्ल्ड का मैप ग्लोब बताया था, ये मैंने आपको क्या बताया था? 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको अपन क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर देखो भारत की भौगोलिक स्थिति कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होती है? देखो अगर भारत के भूखंड की बात करें तो 8 डिग्री समथिंग से शुरू होती है, और भारत के मूल भूखंड के नीचे अंडमान निकोबार वो छोटे छोटे टापू हैं अपने पास, अगर उनसे अपने काउंटिंग शुरू कर दें, मतलब पानी के अंदर जो द्वीप है अपने पास उनसे शुरू कर दें, तो 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास से भारत की स्थिति शुरू हो जाती है। अब देखो ये 0 है और 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास से शुरू कर देते हैं, तो ये भारत की जो पिछली दक्षिण भारत की स्थिति है वो समझ में आ गई होगी। ये यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। देखो पूरी दुनिया में जो भूखंड बने हुए हैं, इन तीनों के साथ आपको फैसला करना है, ठीक है। तो देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का निर्माण इन 2 से ही हुआ है। राजस्थान की जो भूगर्भीय चट्टानें हैं, अपन राजस्थानियों के नीचे जो जमीन है वो किससे मिलकर बनी है? सॉरी, इन नीचे वाले दोनों से। इन दोनों से, 33 सागर और अंगारा लैंड से। अब सॉरी, गोंडवाना लैंड से भूल भी जाओ तो क्या है, ये ऊपर जो राजस्थान का रेगिस्तान है जहां अपन बैठे हैं उत्तर में, ये 33 सागर का अवशेष है। जहां हम बैठे हैं वो पहले सागर था, ठीक है। और अपने से पीछे जो दक्षिणी राजस्थान में बच गया वो किसका अवशेष है? तो जैसे हाड़ौती के पठार वगैरह की चट्टानें आप पढ़ोगे तो गोंडवाना लैंड की है, ठीक है। और इस 33 सागर से ऊपर राजस्थान के आगे उत्तर में है, क्या क्या पढ़ते हो? यूपी, हिमाचल, कश्मीर की घाटियां, ये सब किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो ये अंगारा लैंड राजस्थान के उत्तर में ही रह जाता है, या राजस्थान में अंगारा लैंड की चट्टानों का कोई विस्तार नहीं है। राजस्थान का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र किससे बना है? 61% के आसपास भौगोलिक क्षेत्रफल 33 सागर का अवशेषों पर बना हुआ है। बाकी 40% जो लैंड है वो किससे बनी है? गोंडवाना लैंड से। अब ये भारत की बात करें तो राजस्थान तो यहां रह गया। अब देखो 33 सागर से नीचे पूरी दुनिया की सारी चट्टानें किससे बनी है? गोंडवाना लैंड से। हो गया ना फैसला। अब देखो ये लाइन यहां से खींच दो, इसके नीचे दुनिया की अधिकांश जो भौगोलिक चट्टानें वो किससे बनी है? ठीक है। तो देखो दक्षिणी राजस्थान या प्रायद्वीपीय भारत, पूरा दक्षिणी राजस्थान भारत, और उसके अलावा नीचे के जितने भी भूखंड विश्व भूगोल में अपन पढ़ते हैं वो सब किससे बने हुए हैं? तो जिस लाइन से गोंडवाना लैंड शुरू होती है उससे नीचे का पूरा पार्ट इससे बना हुआ है। अब देखो यहाँ इसमें आप देखोगे राजस्थान, गुजरात का जो रेगिस्तान है वो किससे बना हुआ है? 33 सागर से। बहुत सारा पार्ट ऐसा है पाकिस्तान का भी जो किससे बना हुआ है?
33 सागर से। तो किसका योगदान है, समझ में आ गई बात। तो देखो कई बार इतना सिंपल सवाल पूछते हैं कि जैसे आपसे सिंपल सी बात पूछ ली कि राजस्थान की भूगर्भीय चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, भाषा सुनना, राजस्थान की भूगर्भीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। नंबर 1 अंगारा लैंड, नंबर 2 33 सागर, नंबर 3 गोंडवाना लैंड, नंबर 4 33 सागर एवं गोंडवाना लैंड। किससे हुआ है? 33 सागर और गोंडवाना लैंड। इसी सवाल में यही ऑप्शन पड़े रहे और आपसे ये दे दें कि राजस्थान की अधिकांश भूगर्भीय चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो अधिकांश 61% जो एरिया है वो किससे बना है? 33 सागर से बना है। समझ गए आप? भारत की रचना में योगदान है, भारत की रचना में इन तीनों में से किसका योगदान है? तीनों का। भारत की रचना में तो देखो एक बात कहते हैं, भारत विविधताओं में एकताओं का राष्ट्र है। दुनिया की तीनों प्रकार की स्ट्रक्चर भारत के भूगर्भ में देखी जा सकती है। विविध भौगोलिक दृष्टि से या भूगर्भीय दृष्टि से भी भारत अनेकताओं में एकता का नमूना है। तीनों के अवशेष अपने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब आप करोगे क्या, आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो राजस्थान की बात को ध्यान में रखो, भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो भारत की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वर्ल्ड की बात को ध्यान में रखो। तीनों के रूल्स एक ही है, जमीन कहां से बनी, ठीक है। अब अपने पास मैंने आपको यह बताया कि ये इनसे बना है, राजस्थान इन दोनों से बना है। तो देखो वापस पीछे चलते हैं। जीरो हो गया क्या? अच्छा प्लस हो रहा है ये देखो, ये बना है किससे? 33 सागर से और गोंडवाना लैंड से। अब देख लो, कर दो फैसला आप ही, चित्र आपके सामने है। कर दिया ने? ये देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इस लाइन के नीचे सारा किससे बना है? गोंडवाना लैंड से। तो अरावली भूखंड किससे बना है? समझ में आ गई बात। और ये दक्षिणी पूर्वी पठार, हो गया ना फैसला। अब ये चीज आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना, ये चीज आप रटते हो, उसी से काम चल जाएगा जो आपने रट रखा है। कोई नई चीज रटने की जरूरत नहीं। मुझे पता है 150 लाइनें आप लोगों ने रट रखी है, हैं? जो चीज रटी हुई है उनसे आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसको आप लॉजिक से जोड़ोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, भगवान की दया से इसमें चेंज क्या करेंगे। ये जिले पड़े हैं, सवाल बनाने वाला कहीं से भी ला सकता है, देखो, ठीक है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से निम्न में से भिन्न जिला है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से निम्न में से भिन्न जिला है। अब बताओ, क्योंकि ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। या फिर जैसे इधर से आपको उठा के दे दिया, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से निम्न में से भिन्न जिला है। अब बताओ, ये 4 किए हैं मैंने, 3 ये हो गए, 1 2 3 और 4 हो गया ना। ऐसे कई बार सवाल बना, तो आपके पास यदि सोचने का आधार है तो सवाल बैठ जाएगा, नहीं तो कोई होना जाना नहीं है। फिर वापस अपन इसके ऊपर चलते हैं। देखो कहाँ खो गया, इससे आगे है क्या ये? अब देखो अगला सवाल पूछते हैं, निर्माण का क्रम। थोड़ा सा सोचना है, किताब कुछ नहीं है। यहां निर्माण का क्रम देखोगे तो सबसे पहले कौन बना? अरावली नंबर 1। उसके बाद कौन बना? हाड़ौती का पठार। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदान और उसके बाद उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। दिख गया ने? ठीक है। अब देखो वापस उसके ऊपर जा रहा हूं मैं।
ये यहां देखना, आपसे यह पूछा जाए, मैं 4 जिलों के नाम टिक करूंगा, ठीक है, और उसकी सर्वाधिक प्राचीन भूगर्भीय संरचना आपको बतानी है। मतलब जमीन में जो चट्टानें हैं वो सबसे ज्यादा पुरानी कौन से जिले की है, ठीक है ना। 1 2 3 और 4। सबसे पुरानी किसकी है? भीलवाड़ा की, क्योंकि ये अरावली रीड खंभ में आता है। उसके बाद कोटा की, उसके बाद ये दोनों है, इनमें अपन डिसाइड नहीं कर सकते। फिर देखो क्या करना है आपको, अगर इनमें भी आपको डिसाइड करना हो तो क्या देखोगे आप? अब आपको मरुस्थल है ये पूरा, मरुस्थल में भी क्या ढूंढना है? बाटा, पथरीला मरुस्थल, हमादा। क्या ढूंढना है? पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा, वो ढूंढना है। तो ये देखो बाड़मेर और जोधपुर का जो बाप क्षेत्र वगैरह ये कैसा है? पथरीला मरुस्थल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण भी इधर हुआ है। बाय द वे, चांस कम है फिर भी आ जाए तो इनमें से कौन सा जिला नया होगा जो राइट हैंड की तरफ होगा? इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जो मरुस्थल आपके सामने है, इस मरुस्थल का जेनेसिस या निर्माण अभी रुका नहीं है। इस मरुस्थल का निर्माण अब भी जारी है। और ये मरुस्थल इधर अलवर से आगे भरतपुर होते हुए बढ़ते हुए कहां तक? दिल्ली तक। गुड़गांव इसके दायरे में आ रहा है। तो इधर जो ये रेगिस्तान बनेगा ये पीछे वाले से क्या होगा? पुराना होगा। तो ये देखो आकल फूड फॉसिल पार्क, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर का चट्टानी मरुस्थल इस बात का सबूत है कि इन जिलों की बजाय ये मरुस्थल थोड़ा पहले का है। दूसरी बात, और सबूत क्या हो सकता है? और सबूत ये हो सकता है कि जो जीवाश्मी अवशेष हैं उनसे कार्बनिक ईंधन अपने को मिलना शुरू हो गया। कहाँ से? इधर से। इधर भविष्य में बनेगा सदियों बाद। तो सारी चीज़ों को आप यदि कलेक्ट करोगे तो आप खुद खोज सकते हो कि नयापन कहाँ है, नयापन कहाँ है। समझ आ गई बात? तो ये कहने के लिए अब आप नक्शे को या तो उस हिसाब से पढ़ो जिस तरीके से गाइड वाले ने आपको लिखा है, या फिर आप लॉजिक को जोड़ो। अब नया पुराना बता सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये देखो दूसरा सवाल क्या होता है। एक सवाल इन पर जो इंपॉर्टेंट बनता है, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आपकी गाइड में लिखा हुआ है कि इसका भौगोलिक क्षेत्र इतने % है, इसमें इतने % आबादी रहती है। पहली बात तो वो कोई पूछेगा नहीं, और बाय द वे पूछ भी लेगा तो जो आप पढ़ रहे हो वो गलत ही है, क्योंकि वो आंकड़े 2001 की जनगणना के हैं। समझ गए आप? जैसे इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में जितनी जनसंख्या % में लिखी हुई है, जितना भौगोलिक क्षेत्रफल लिखा हुआ वो गलत है आज की डेट में। मैंने आपको बताया कि थार के मरुस्थल का विस्तार दिल्ली तक हो गया। आपकी किताब दिन रात बढ़ रहा है। ये हर साल डेजर्टिफिकेशन पर भारत सरकार की रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है। तो पहली बात तो वो आंकड़ा है ही नहीं। आप 20 साल पुरानी किताब उठाओगे तो % वही लिखा हुआ मिलेगा, और आज उठाओगे तो भी % वही मिलेगा। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के मरुस्थल का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो पहली बात तो वो चीज़ पूछेंगे नहीं, और पूछ भी लिया तो भी डाटा आपको वो नहीं मिलेगा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। उसके लिए मैं वो जो कांख में रखता हूँ ना किताब, उसमें हर साल सरकार नई रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को आपको कंसीडर करना है। यहाँ देखो क्या पूछ रहे हैं, मेन सवाल देखो, इसमें डाटा इसलिए नहीं पूछते क्योंकि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। अब यहां बड़ी बात जो है वो है इन भौगोलिक क्षेत्रों की चुनौतियां, इन भौगोलिक क्षेत्रों की चुनौतियां और नवीन संकेत। नवीन संकेत मतलब नए जो फीचर इनमें देखने को हमें मिल रहे हैं। अब इसको यहां से शुरू कर दो। यहां देखो, ये जैसलमेर बाड़मेर की अपन बात करते हैं, तो यहां की चुनौतियां क्या हैं या नए संकेत क्या आ रहे हैं। तो यहां आप लोगों ने एक सवाल पढ़ा है, लाठी सीरीज पढ़ा है ने।
सीधे सवाल की बात करते हैं, लाठी सीरीज क्या है? हैं? सेवन घास या इसके अलावा भी कुछ और है? पाकिस्तान की बाउंड्री के पास एक ऐसा फील्ड है जिसके नीचे मीठे जल का भंडारण है। अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अच्छे पानी के संकेत आ रहे हैं। जो अच्छा डेजर्ट था जहां पानी की कमी मानी जा रही थी, देखो पृथ्वी के नीचे क्या चट्टाने हैं। मैंने जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की बात बताई थी, चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच पानी का रिसाव होता रहता है। अब जैसे मान लो अंदर भूकंप के झटके से किसी प्लेट का झुकाव दूसरी तरफ हो गया, झुकाव दूसरी तरफ हो गया तो उस तरफ बहाव उसका शुरू हो जाएगा। तो आंतरिक भूगर्भीय जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भूमिगत पानी के अच्छे संकेत आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में वहाँ जल की कोई समस्या नहीं रहे। समझ गए आप? जैसे अपन ने कुएं में ट्यूबवेल खोद रखी है, अब उसमें अचानक पानी सूख गया, अपन उसके नीचे ड्रिलिंग करते जा रहे हैं और रोज बालाजी के नारियल लेके जा रहे हैं, तो बेचारा बालाजी थोड़े कर देगा ये बताओ। जब चट्टान के बहाव का रास्ता बदल गया, जैसे हल्का सा झटका आया, प्लेटों की डायरेक्शन चेंज हो गई, पानी के बहाव की दिशा चेंज हो गई, तो वहाँ आप 1000 5000 कितना ही खोदो, अगर प्लेट पे पानी है ही नहीं तो बालाजी थोड़ी लाएंगे। तो अंदर बहुत बड़े परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस लाठी सीरीज के ऊपर जो बदलाव आ रहे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा है, यहाँ देखो गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अपन ने तैयार कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ इधर इसमें देखो, इसके अलावा भी अपन इधर भी ये सीकर झुंझुनू चूरू इधर भी अपन ने कैनाल निकाली है। एक योजना यहाँ चल रही है, आपको पता हो तो, गाँव में प्रोजेक्ट टंकियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी अपने यहाँ, वो उसी मिशन का पार्ट है। बताओ देखें, मोदी जी वाले का, प्रधानमंत्री वाले का, हर घर नल, हर घर नल, वो वही प्रोजेक्ट आ गया यहाँ तक। तो अभी गाँव की इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी पर चल रहा है एट प्रेजेंट, जो पंचायतें काम कर रही हैं, तो इम्पोर्टेंस वाले वो। तो यहाँ देखो इस फील्ड में हमने क्या किया, यहाँ बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी के चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो मूल वनस्पति है वो बदल गई है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल खेजड़ी का लेते हैं अपन। खेजड़ी के ऊपर बार बार सवाल पूछते हैं, आपको बता दूंगा। कभी इसका साइंटिफिक नाम पूछ लेते हैं, कभी ऐसा पूछ लेते हैं राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो 1 से 3 दिन पहले भूकंप का संकेत दे देता है। खेजड़ी में बहुत बड़े चेंज हो जाते हैं। साइंटिफिक तरीके से 3 दिन पहले खेजड़ी के पौधे में भूकंप के संकेत आने लग जाते हैं। तो अगर प्राकृतिक आपदा का इतना बड़ा संकेत ये दे सकता है तो इस पौधे को बचाना बहुत जरूरी है। अब देखो हमारी चुनौती क्या है, खेजड़ी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खेजड़ी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक जीरोफाइट है, जीरोफाइट का मतलब होता है रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, ठीक है। जैसे आजकल, पहले सांगरी की सब्जी कितनी बढ़िया बनती थी, अब वो सिर्फ बनती है क्या? क्यों नहीं बनती? ये एक जीरोफाइट प्लांट था और विशेष तौर से ये पश्चिमी जिलों की मुख्य उपज थी। अब यहाँ हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी ले गए तो इस खेजड़ी के धीरे धीरे कांटे कम हो गए, कांटे छाल ये सब कम हो गई। इसका मतलब ये जीरोफाइट रहा ही नहीं, ये जीरोफाइट रहा ही नहीं। तो जो मूल वनस्पति थी हमारे लिए काम की, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में क्या हो गई? खत्म हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जीका की मदद से प्लांटेशन चल रहा है, लेकिन उस प्लांटेशन में जो मूल रूप से इस रेगिस्तानी इलाके के प्लांट थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो स्थानीय जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जो रेगिस्तानी मूल वनस्पति थी मुख्य आवास में, उस पूरी को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये स्थानीय जैव विविधता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ये तीसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि सेम समस्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई करने से क्या होता है? सिंचाई करने से नमक जो है वो मिट्टी के छेदों को बंद कर देता है और जो उपजाऊपन है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ये सेम समस्या यहाँ बड़े पैमाने पर है। फिर आगे ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ में अपन आते हैं, ठीक है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में जो
अपन ने नवाचार किए खेती में, वो क्या चैलेंज देते हैं? एक शब्द आता है बीटी, बैसिलस थुरिंजियसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन किसी प्लांट में या किसी जीव में इंटरसिप्ट करके उसका जेनेटिक कोड बदल देते हैं, आनुवंशिकी बदल देते हैं, और उससे हम उसका प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि बीटी कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है, सबने रट रखा, मुझे पता है। राजस्थान में बीटी कॉटन कहाँ पैदा करते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ में। बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थुरिंजियसिस। एक बैक्टीरिया का जीन किसी पौधे में या किसी जीव में शिफ्ट करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बैसिलस थुरिंजियसिस एक जीवाणु है जिसमें एक जीन होता है जो प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी है। तो जैसे मान लो कि हम बीटी बैंगन की खेती बहुत चर्चित है, हमने ट्रांसजेनिक बैंगन की जो प्रजाति है वो पैदा कर ली है। एक रात में हजारों टन बैंगन पैदा कर सकते हैं, मतलब सब्जी की कोई कमी नहीं है और भाव भी डाउन आ जाएंगे। लेकिन उसकी कॉमर्शियल खेती को सरकार परमिशन क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये बीटी पैटर्न है, इसका दुष्प्रभाव, जैसे अपने यहाँ पशुओं को अपन देखते हैं 2-4 बार गाय भैंस ब्यावर भी के बाद में बेकार है, समझ रहे हैं आप? ये इस बीटी का ही मिस इफेक्ट है। वहाँ से जो कपास पैदा की जाती है, ठीक है, उससे जो कपड़ा बुनता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें, इसीलिए लोगों को कपड़े से एलर्जी होती है। उस कपास का जो अंदर का बिनोला या बीज जो है उसको अपन किस में, खलसूरी में यूज़ करते हैं, उसको वो पशुओं को दे रहे हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड है। इसकी वजह से पशुओं में प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों ही रेट तेजी से गिरती जा रही है। इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने बीटी क्रॉप्स को मार्केट में लाने पर एक बार प्रतिबंधित कर दिया है। समझ गया? फसल उत्पादन या सब्जी उत्पादन बड़ा चैलेंज नहीं है अपने लिए, लेकिन मान लो कि बड़े पैमाने पर लोगों को इसकी परमिशन दे दे और ये बैक्टीरियल जीन जो किसी भयंकर महामारी को अंजाम दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो अपन कपास वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बहुत सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की जो खेती है उसके लिए भविष्य में बड़े चैलेंज अपने सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक ये फर्टाइल नहीं रहनी है, यहाँ इतना केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऊपर के हो गए। इसके बाद में इधर देखो, यहाँ से अपन ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से ऐसे निकलने वाली कौन सी नदी है? लूणी, और उसकी जवाई, सूकड़ी, फुकड़ी, जितनी भी नदियाँ आप पढ़ते हो, उन सब के ऊपर जो डाई इंडस्ट्री डेवलप हुई है, 2-3 दफ़ा इस सवाल को पूछ लिया है, मतलब जो रंगरेज या जो नीलगर वगैरह है ना, ये कपड़ों को रंगने का काम उनके ऊपर करते हैं। तो उससे बहुत बड़ा, मतलब एक तो पहले से वहाँ वनस्पति की प्रतिकूल संभावनाएं है, और उस पानी से जो वनस्पति है वो तेज़ी से क्या होती जा रही है? डैमेज होती जा रही है। समझा की बात? तो यहाँ जबकि अभी मैंने वहाँ की वनस्पति की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें एक बड़ा सवाल आपको पहले ही बताया क्या है? जीआई टैग में एक चीज़ गई है, सोजत की मेहंदी। तो ऐसी जो चीज़ें अपनी हैं लोकल, उनके लिए खतरा है। अगर आज जिस मेहंदी जीन को हमने जीआई टैग दिलाया है, बहुत अच्छा स्कोप है व्यवसाय में, अर्निंग में, कल को इस प्रदूषण की वजह से मेहंदी वहाँ पैदा होना ही बंद हो गई तो उसको जीआई टैग दिलाने का मतलब क्या है? समझ रहे हो आप? तो यहाँ ये चैलेंज है। फिर यहाँ अपन जैसे अजमेर के आसपास इस एरिया में, नागौर और अजमेर का जो एरिया है, यहाँ जो पत्थर उद्योग है किशनगढ़ वगैरह का, वहाँ पत्थर की कटिंग करने के लिए, कटिंग करने से वो 4 से लेकर 8 mm तक की ब्लेड चलाते हैं वो पत्थर के ऊपर, तो उतने पार्ट को वो ब्लेड क्या कर देती है? पाउडर बना देती है। अब वो पाउडर कहाँ डालें? डंपिंग की बहुत बड़ी समस्या, उस वेस्टेज को कहाँ डालें? जहाँ भी डालेंगे वहाँ की मिट्टी खत्म है, तो उसकी डंपिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इस फील्ड में, इस अरावली पर्वत श्रेणियों में अपने जो चैलेंज है उनको अपने को पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ ये पूर्वी जो मैदान है उनको पढ़ना है, और ये दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो पढ़नी है। तो देखो, है वही है भौतिक प्रदेश ही, लेकिन भौतिक प्रदेशों को उस फॉर्मेट में पूछना बंद कर दिया है।
एक या दो सवाल जो आता है कोटे में, वो दूसरे तरीके से सवाल को पूछना शुरू कर दिया। ये पता आपको कब चलेगा, जब 2-4 पेपर्स देखो जस्ट लेटेस्ट, कि मतलब किस पैटर्न का पेपर जो है वो बन रहा है। और आजकल तो आप सब सुनते हो कि किसी 1 वीक सीरीज से प्रश्न नहीं आता, किसी गाइड से सवाल नहीं आता। क्यों नहीं आता है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ें जो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब अगली क्लास से अपन राजस्थान स्टडी में चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर शुरू करोगे ये बताओ। एक तो भौतिक प्रदेशों से शुरू करना है, या फिर कोई इजी चैप्टर से शुरू करना है जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो, हैं? देखो, पशुधन, ऊर्जा, समझ रहे हो आप, सहकारिता, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके लिए हमें नक्शे की आवश्यकता नहीं होती, समझ रहे हो ना आप। तो एक तो अपन नदी नाले ये सब पढ़ेंगे, तो हमें पहले कार्टोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो आप एक तो नक्शे से पहले पढ़ना पसंद करोगे, या नक्शे के अलावा जो चैप्टर हैं वो पहले आप अपने को पढ़ने हैं, वो आप देख लेना। क्योंकि नक्शे वाले 7-8 चैप्टर जो हैं वो अपन मैप के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। बाकी जो और चैप्टर हैं, सवाल सब में से आते हैं, सवाल सब में से आते हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है, पहले अपन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, चाहे आर्थिक भूगोल बोल दो, चाहे भौगोलिक अर्थशास्त्र बोल दो, इकोनॉमिक्स और भूगोल मिक्स करके आपके सिलेबस में दी गई है। तो ये चीज़ें अपने को देखनी है और डिसाइड आप करोगे क्या पढ़ना है।